संगच्छध्वं संवदध्वं शंभुमनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का 8वां भाग। पिछली चर्चाओं में हम लोगों ने देखा कि आम जनों के लिए पूंजीवाद और साम्यवाद आर्थिक चिंतनों ने ऐसे जॉब क्रिएशन नहीं किए जिससे उनकी समृद्धि आए। इन दो चिंतनों के ड्रॉबैक्स की विस्तृत चर्चा की गई और इन सिद्धांतों का फेलियर जब उसे प्रैक्टिस में लाया गया उसकी भी चर्चा की गई। एक नए सिद्धांत में किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए ताकि इन दोनों फेल्ड चिंतनों को हम रिपीट न करें उसकी भी चर्चा की गई। सारी बिंदुओं को बताया गया। इन बिंदुओं को विचार में रखकर हम एक नए सिद्धांत के आधार पर जॉब क्रिएशन की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत है प्रौत, प्रगतिशील उपयोग तत्व। प्रौत के विभिन्न सिद्धांतों और एस्पेक्ट्स की चर्चा पहले भी की गई है विस्तृत रूप में। अब हम इस सिद्धांत के अनुसार अगर इसे हम व्यवहार में उतारेंगे तो क्या प्राप्त होगा इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकेबिलिटी इनकी देखेंगे और अगर प्रैक्टिस में उतारा जाए एक मॉडल बना के देखा जाएगा कि जॉब क्रिएशन इसके तहत हो सकता है या नहीं। हम भारत के संदर्भ में आम लोगों को एक समृद्ध जीवन जीने के लिए जॉब क्रिएशन कैसे किया जाए इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे देश में परिवार की महत्ता अभी भी है। जॉइंट फैमिली के टूट जाने के बाद भी एक न्यूक्लियर फैमिली का मोर और लेस कंसेप्ट हमारे देश में रह गया है। पाश्चात्य देश में भी पारिवारिक जीवन के मूल्यों की महत्ता है, वो इसे समझते हैं। अभी हाल में ब्रिटेन के नेचर ग्रुप के पब्लिकेशन में एक लेख में वैज्ञानिकों ने माना है कि एशियन जॉइंट फैमिली एक ग्रीन और इको फ्रेंडली इंस्टीट्यूशन है। उनका मानना है कि स्प्लिट और सिंगल फैमिली के कारण ऊर्जा, लैंड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जल के यूज़ में तेज़ी से वृद्धि हुई है। क्योंकि ये अगर जॉइंटली ये फैमिली एक रहता है तो वो सबका जॉइंट यूज़ करता है और ये स्प्लिट हो जाने के कारण अलग अलग इसको वो यूज़ करता है। हम इस जॉब क्रिएशन की चर्चा में एक न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और पेरेंट्स को लेंगे, अर्थात 6 लोगों के न्यूक्लियर को 6 मेंबर्स के न्यूक्लियर फैमिली को मानकर चलेंगे। यह मानेंगे कि एक न्यूक्लियर फैमिली में कम से कम एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिलना आवश्यक है ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। अब ये एक आदमी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई हो सकता है। कोई एक प्रोबेबली हस्बैंड को मिले तो ठीक है। दूसरा मेंबर हस्बैंड या वाइफ जो भी हो जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है अन्य क्षेत्रों में जैसे हायर स्टडीज़, रिसर्च, लेखन आदि में यदि चाहे तो कैरियर वो अपना बना सकता है। अगर हर एक फैमिली से एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बाद भी अपॉर्चुनिटी बचती है तो दूसरे मेंबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अब हम देखें कि कितने लोगों को भारत में हमें कितने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 20 से 60 वर्ष की आयु में लोगों की संख्या करीब टोटल जो हमारा जनसंख्या है उसमें 50% है। 0 से 19 वर्ष की आयु वाले जो न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर होंगे वो अपनी पढ़ाई, ट्रेनिंग आदि में लगे रहेंगे ताकि आगे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। 61 और इससे ऊपर के जो पेरेंट्स हैं न्यूक्लियर फैमिली के बुजुर्ग सदस्य होंगे जिनकी देखभाल फैमिली करेगी। तो जॉब की आवश्यकता 20 से 60 वर्षों के उम्र वालों की होगी। इनकी संख्या करीब करीब 62.5 करोड़ होगी अभी के हिसाब से। 135 करोड़ जनसंख्या अगर माना जाए तो
125 करोड़ माना जाए तो 62.5 करोड़ के करीब होगी। 2011 के जनगणना के अनुसार फीमेल टू मेल रेशियो 919:1000 है। इसलिए एक न्यूक्लियर फैमिली को नज़र में रखकर हमें अपने देश में करीब करीब 32 करोड़ जॉब्स की जरूरत होगी। तो हम लोगों ने नए सिद्धांत पर कैपिटा इनकम की जगह क्या माना है? पर कैपिटा परचेजिंग पावर। तो अब हम परचेजिंग पावर की गणना करेंगे कि एक फैमिली को, न्यूक्लियर फैमिली को कितना परचेजिंग पावर हो कि वो एक डिसेंट लाइफ लीड कर सकता है, क्वालिटी लाइफ लीड कर सकता है। इस परचेजिंग पावर के अनुमान के लिए एक सिंगल इंडस्ट्रियल वर्कर के न्यूनतम वेज की गणना के लिए 15th इंडियन लेबर कांग्रेस ILC 1957 के नॉर्म्स को लिया गया। इसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विभिन्न पे कमीशनों में यूज़ करती है। पर कंजम्पशन फूड रिक्वायरमेंट एक प्रसिद्ध न्यूट्रिशनलिस्ट डॉक्टर वलास अवेक्योर्ड के रिकमेंडेशन से लिया जाएगा। ये एक विश्व प्रसिद्ध न्यूट्रिशनलिस्ट हैं। इनके अनुसार एक भारतीय युवक को प्रतिदिन 2700 कैलोरी ऊर्जा भोजन के रूप में चाहिए, जिसमें 65 ग्राम प्रोटीन और 45 से 60 ग्राम फैट होना चाहिए। प्रोटीन के रूप में मिल्क, अंडे, मछली और मीट लिया जाएगा और वेजिटेबल प्रोटीन के उतने ही मात्रा का ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामग्री लिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए। वस्त्र की जरूरत माना गया है 12 गज पर एनम पर कैपिटा, यानी 6 लोगों के न्यूक्लियर परिवार के लिए 72 गज की करीब करीब आवश्यकता होगी। इन सबों को ध्यान में रखकर जो रिक्वायरमेंट पर कैपिटा परचेजिंग पावर पर मंथ का आता है वो किस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब चावल गेहूँ, इसका रेट हम लोगों ने 35 रुपये पर केजी लिया है। अब रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिस्ट के रिकमेंडेशन से आता है 6 लोगों का, वो करीब करीब 86-85 केजी है। तो उसके हिसाब से 2992 रुपया एक्सपेक्टेड खर्चा इस पे आएगा। दाल 100 रुपीज़ एवरेज पर केजी अगर लिया जाए तो दाल 14.5 का करीब आता है, 14.4 केजी, तो 1440 रुपया हो गया। अब जो फ्रूट्स हैं वो 64 रुपये पर केजी एवरेज लिया जाए तो 22 केजी महीने का आएगा 1382 रुपये का। दूध 40 रुपये पर केजी का अगर लिया जाए तो वो 36 रुपये आएगा, तो वो करीब करीब 1440 रुपये का हो जाएगा। चीनी, तेल, इसको लेके जो है करीब 1200 रुपये का खर्च आएगा। फिश, मीट, ये करीब 2360 रुपये का आएगा। एग भी जो है करीब 360 रुपये का आएगा। साबुन 300 रुपये का खर्चा है। क्लोथिंग 164 रुपये पर मीटर के हिसाब से अगर एवरेज लिया जाए तो 5.5 गज हम लोगों ने दिया है या मीटर, तो 900 रुपये एक्सपेक्टेड रहेगा। फ्यूल, इलेक्ट्रिकल, वाटर चार्जेज ये 2400 रुपये पर मंथ। मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल ये सब ले लिया जाए और हाउसिंग के लिए ये 4000 रुपये पर मंथ एवरेज एक लिया जाए तो ये 23,800 आता है, 24,000 के लगभग आता है। अन्य अनफोर्सिन खर्चे को ध्यान में रखकर इस 24,000 को 40,000 पर मंथ माना जा सकता है। 40,000 पर मंथ एक एवरेज फैमिली को अगर मिले तो वो अपना एक डिसेंट लाइफ लीड कर सकता है। इस गणना में एजुकेशन और हेल्थ रिक्वायरमेंट को फ्री माना गया है, उसमें परिवार में कोई खर्चा नहीं होगा। इसकी चर्चा अलग से की जाएगी कि फ्री हेल्थ और एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड किया जा सकता है और किन देशों में यह फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। कई डेवलप्ड कंट्री में फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके कितने खर्चे होंगे और वो सरकार वहन कर सकती है या नहीं, समाज वहन कर सकता है कि नहीं, उसकी भी हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। और दिस फ्री इज नॉट ए डोल बट इन्वेस्टमेंट बाय द सोसाइटी फॉर देयर बेटर फ्यूचर इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि किस तरह हम
हर एक सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में इस एवरेज 40,000 जो है खर्च देते हुए, 40,000 पर मंथ की सैलरी देते हुए हम किस तरह से जॉब का क्रिएशन कर सकते हैं कि एक आम जन जो है वो अच्छी से अपना लाइफ लीड करे।